नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड का 9th क्लास का बुक पीयूषम संस्कृत बुक है और इसका छठा पाठ संस्कृत साहित्य पर्यावरणम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अधुना वैज्ञानिके युगे यदा प्रकृति असंतुलिता जाता तदा पर्यावरणस्य चर्चा भवति। आज वैज्ञानिक युग में जब प्रकृति असंतुलित हो गई तब पर्यावरण की चर्चा होती है। कथम प्रदूषणम दूरीकरणीयम, कैसे प्रदूषण को दूर किया जाए। प्रकृति संतुलिता भवेत्, कि प्रकृति संतुलित हो। पशु पक्षिणा स्वरूपेषु स्थिता भवन्तु, पशु पक्षी अपने रूप में स्थित हों। मानवश्च शुद्धम जलम वायुम च लभेत, और मनुष्य को शुद्ध जल और वायु मिले। जीवनम च कल्याणमयम स्यादिति, जीवन कल्याणमय हो। ऐसा प्रश्न भूयो भूयो सर्वान आंदोलयति, यह प्रश्न बार बार सबों को आंदोलित करता है। संस्कृत साहित्य नियम अवस्था आसीदिति, संस्कृत साहित्य में ऐसी अवस्था नहीं थी। पाठ्येऽस्मिन् संक्षेपेण आदर्श रूपस्य पर्यावरणस्य निरूपणं वर्तते, इस पाठ में संक्षेप में आदर्श रूप पर्यावरण का निरूपण हुआ है। तो हम लोग आगे बढ़ें और जानते हैं कि पर्यावरण, स्वस्थ पर्यावरण क्या है और इसे हम लोग कैसे बढ़ा, क्योंकि आज की बहुत बड़ी समस्या हो गई पर्यावरण। क्योंकि आज वर्तमान में ऐसी स्थिति हो गई है कि हर जगह ग्लोबल वार्मिंग जैसी बातें हो रही है और इस पर चर्चा होती है। तो हम लोग आगे बढ़ के जानेंगे कि प्राचीन काल में कैसे लोग रहते थे, कि पर्यावरण इतना संतुलित होता था और इतने ढंग से लोग रहते थे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ें। भूमिर जलम नभो वायुर अंतरिक्षम पशुस्तृणम साम्यम स्वस्थ त्वप में तेसाम पर्यावरण संज्ञकम। पर्यावरण क्या है, इसके बारे में क्या कहा गया है संस्कृत में, ये हम लोग जानते हैं। भूमि मतलब धरती, जल हम लोग जान ही रहे हैं, जल मतलब पानी। नभ मतलब आकाश, वायु मतलब हवा, अंतरिक्ष मतलब पूरा ब्रह्मांड, पशु और तृणम मतलब वनस्पतियाँ। ये सभी जगत की इन सब की संतुलित और स्वस्थ अवस्था का नाम, स्वस्थत्वे में तेषाम पर्यावरण संज्ञा, मतलब इसके संतुलित और स्वस्थ अवस्था का नाम ही पर्यावरण है। क्या पर्यावरण की परिभाषा क्या बताई गई है प्राचीन काल में? भूमि, जल, आकाश, वायु, अंतरिक्ष, पशु और वनस्पतियों की स्वस्थ और संतुलित अवस्था का नाम ही पर्यावरण है। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि संस्कृत साहित्य में पर्यावरण के बारे में क्या बताया गया है। संस्कृत साहित्य से महती परंपरा संसारस्य सर्वान् विषयान् दूरीकृत्य प्रचलिता। संस्कृत साहित्य की बहुत बड़ी परंपरा संसार के सभी विषयों के रूप में, मतलब सभी विषयों को अंगीकार करने के रूप में प्रचलित है। प्रकृति संरक्षणम पर्यावरणस्य संतुलनम वा तत्र स्वभावतः उपस्थापित अस्ति। प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण का संतुलन, प्रकृति संरक्षण और या पर्यावरण का संतुलन वहाँ स्वभावतः उपस्थापित है। वैदिक काले प्रकृति रूपकरणानि देवरूपाणि प्रकल्पितान्यभवन्। वैदिक काल में प्रकृति के जितने भी उपकरण थे उन्हें देवता के रूप में प्रकल्पित किया गया।
पर्जन्यो वेदे इत्थम स्तूयते। और वेद में बरसने वाले बादल की इस प्रकार स्तुति की गई है। कैसे स्तुति की गई है तो हम लोग आगे जानते हैं। इरा विश्वस्मय भुवनाय जायते यत् पर्जन्य पृथ्वी रेत सावती। इरा विश्वस्मय भुवनाय जायते यत् पर्जन्य पृथ्वी रेत सावती। तो यहाँ पर इरा किसे कहा गया है तो इरा धरती को कहा गया है। इरा, ठीक है। विश्वस्मय तो विश्व के कल्याण हेतु, विश्व के कल्याण के हेतु क्या होता है तो विश्व के कल्याण हेतु धरती विश्व के कल्याण हेतु बादल को जन्म देती है, ठीक है। और जो बादल अपने जल से पृथ्वी की रक्षा करता है। यत् पर्जन्य पृथ्वी रेत सावती, जो बादल अपने जल से पृथ्वी की रक्षा करता है। धरती क्या करती है, विश्व के कल्याण हेतु बादल को जन्म देती है, और जो बादल अपने जल से पृथ्वी की रक्षा करता है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। मेघः पृथ्वी जलेन रक्षति, बादल जो है पृथ्वी की जल से रक्षा करता है। तदा सर्वेभ्यः अन्नम भवति, और तब सभी जगह अन्न होता है। एवमेव ये वनस्पतिः फलयुक्ता अफला वा पुष्पवन्ता अपुष्पा वा सर्वेपि ते मानवान् रक्षन्तु। इस तरह से ये वनस्पतियाँ जो है फल युक्त हो या अफल हो, पुष्प युक्त हो या अपुष्प हो, ये सभी तरह से मानवों की रक्षा करती है। पापानि अर्थात मलानि दूरी करवन्तु, और पाप अर्थात गंदगी को दूर करता है। या फलिनी या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिनी बृहस्पति प्रसुतास्ता नो मुंचस्त्वं हस्त। या मतलब फल युक्त या फलहीन, ठीक है। अपुष्प या अपुष्प हो या पुष्पहीन हो, मतलब पुष्प युक्त हो या पुष्पहीन हो। बृहस्पति द्वारा उत्पन्न जो औषधियाँ हैं, बृहस्पति प्रसुतास्ता, बृहस्पति द्वारा उत्पन्न जो औषधियाँ हैं वो हमको पाप से मुक्त करे। अत्र औषधियों दिव्य स्तुति है, यहाँ देवताओं ने औषधियों से इस तरह की स्तुति की है। तो जब हमारे देवता वनस्पतियों से औषधियों से इस तरह की स्तुति किया करते थे, तो हम लोगों को भी तो प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। और हम लोग के मतलब प्राचीन काल से ही प्रकृति की पूजा होती आई है। आज भी वर्तमान में हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। संस्कृत काव्येषु प्रकृति वर्णनम आवश्यकम विद्यते। संस्कृत काव्यों में प्रकृति का वर्णन आवश्यक रूप से है। कथ्यते यत् ऋतु सागर नदी सूर्योदय संध्या चंद्रोदय सरोवर उद्यानम वनम इत्यादीनि उपादानानि अवश्यम वर्णनीयानि भवन्ति महाकाव्य। कहते हैं कि ऋतु, सागर, नदी, सूर्योदय, संध्या, चंद्रोदय, सरोवर, उद्यान, वन, इन सभी उपादानों का वर्णन अवश्य ही हमारे काव्यों में, महाकाव्यों में वर्णित है। वाल्मीकि सरोवर सृष्टाम पंपा वर्णयति। महाकवि वाल्मीकि ऋषि ने पंपा सरोवर का वर्णन बहुत ही श्रेष्ठ रूप में किया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और पंपा सरोवर का वर्णन ऋषि वाल्मीकि ने क्या किया है, कहा है, कैसे किया है, इसे हम जाने। नाना द्रुमलता किरणा शीतवायी निधि शुभाम पद्म सौगंधिकै
ताम्राम शुक्ला कुमुद मंडलय। देखिए कितना सुंदर प्रकृति का वर्णन है। नाना द्रुमलता किरणाम शीतवारी निधि शुभाम पद्म सौगंधी कह ताम्राम शुक्लाम कुमुद मंडलय। मतलब नाना बहुत प्रकार, विविध प्रकार की पेड़ की लता है। मतलब बहुत प्रकार की पेड़ की लताएं हैं। और कहाँ है ये पेड़ की लताएं? पंपा सरोवर में है। पंपा सरोवर का वर्णन हो रहा है यहाँ पे। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि विविध प्रकार की वृक्ष और लताओं से घिरा हुआ यह सरोवर जो है स्वच्छ ताम्रमयी, मतलब सूर्योदय और या सूर्यास्त के समय कैसा हो जाता है? लालिमा को धारण कर लेता है, ताम्रमयी हो जाता है। कुमुदिनी के फूलों के कारण सफ़ेद शीतल जल का भंडार कमलों की सुगंध तथा कुमुदिनी के फूलों के समूह से युक्त है। कितना सुंदर वर्णन है यह पंपा सरोवर का। देखिए कितना सुंदर है। मतलब अगर हम लोग आँख बंद करके इसको सोचें तो मतलब बहुत तरह के वृक्ष हैं, लताएं हैं, सरोवर में स्वच्छ लालिमा लिए हुए, मतलब सरोवर का जो जल है ताम्रमय हो गया है, लालिमा लिए हुए है। और उसमें कुमुदनी के फूल हैं जो सफ़ेद कुमुदनी के फूल हैं। और शीतल जल का भंडार, मतलब कमलों का सुगंध है वहाँ, और शीतल मतलब ठंडे जल का भंडार है। मतलब कितना सुंदर वर्णन है। सोचिए आज कहीं मतलब इतना सुंदर कहाँ मिल पाता है। हर जगह तो आपको शहर में जाइए तो हर जगह आपको कंक्रीट का पूरा भंडार मिलेगा, आपको चारों तरफ बिल्डिंग मिलेगा, लेकिन आपको पेड़ पौधा कितना कम हो गया है। तो अगर हम लोग प्रकृति से प्रेम करना शुरू करेंगे तभी तो होगा। कितना सुंदर वर्णन वाल्मीकि ऋषि ने किया है इसमें। हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं संस्कृत काव्येषु स्वस्थ पर्यावरण से कल्पनया स्वाभाविक रूपेण प्रवहन्तीनां नदीनां वर्णनम बाहुल्यम लभ्यते। संस्कृत काव्यों में स्वस्थ पर्यावरण की कल्पना स्वाभाविक रूप से और बहती हुई नदियों का वर्णन बाहुल्य रूप से किया गया है। जल प्लावनस्य वर्णनम तो विरलमेव, और जल प्लावन का वर्णन तो बिरले ही मिलता है, मतलब बहुत कम है। सूर्यतापित ज्येष्ठ मासस्य मध्याह्न वानभट्टेन वर्णितः। सूर्य से तपे हुए ज्येष्ठ के महीने की दोपहर का वर्णन वानभट्ट ने किया है। सच स्वाभाविक, वह स्वाभाविक है। वस्तुतः स्वाभाविक रूपेण प्रवर्तमानानां ऋतूनां, वस्तुतः स्वाभाविक रूप से ही ऋतुओं का परिवर्तन भी है। वर्णनेन पर्यावरणं प्रति कविनामास्था दृश्यते। और यह स्वाभाविक जो वर्णन है ये वर्णन पर्यावरण के प्रति जो कवियों की जो आस्था है वो इसमें दिखाई देती है। ग्रीष्मातपेन संतप्तस्य रक्षां वृक्षाः कुर्वन्ति इति प्रकृति वरदानम। ग्रीष्म से मतलब गर्मी से तपे हुए संतप्तों की मतलब लोगों की रक्षा वृक्ष करते थे, ऐसा यह प्रकृति का वरदान है। अतएव मार्गेषु वृक्षारोपणम पुण्यमिति प्रतिपादितम। इसलिए हम लोगों को रास्ते में वृक्षों का रोपण करना चाहिए, ये पुण्य को प्रतिपादित करता है। फलवंतो वृक्षास्तु परोपकारिणः, और फलदार वृक्ष जो होते हैं वो परोपकारी होते हैं। इति कथयति नीतिकार, ऐसा नीतिकार का कहना है। और आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि नीतिकार क्यों ऐसा कहते हैं। स्वयं ना खादन्ति फलानि वृक्षा स्वयं ना वारिणी पिबन्ति नद्यः। स्वयं ना खादन्ति फलानि वृक्षा स्वयं ना वारिणी पिबन्ति नद्यः। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे कि स्वयं ना खादन्ति फलानि वृक्षा, मतलब वृक्ष जो है स्वयं अपने फल को नहीं खाते हैं। स्वयं ना वारिणी पिबन्ति नद्यः,
और नदियाँ जो है स्वयं अपने जल को नहीं पीती हैं। तो देखिए कितना ये मतलब कितने ढंग का बात है। इसे एक ज्ञानवर्धक ये बात है। ये कितना सुंदर कहा गया है कि वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते हैं। तो हम लोगों को भी ऐसा बनना चाहिए कि हम लोगों को दूसरे को के प्रति परोपकार की भावना होनी चाहिए और हम लोग को वृक्ष के समान, फलदार वृक्ष के समान बनना चाहिए कि दूसरे को हम लोग परोपकार करें, दूसरे का उपकार करें। और नदियों के तरह बनना चाहिए। नदियाँ स्वयं अपने जल को नहीं पीती हैं, नदियाँ स्वयं अपने जल को ना पी के दूसरे को अपना जल देती हैं। तो ये दोनों ही परोपकारी हैं। तो पर्यावरण का वर्णन इतना सुंदर हमारी संस्कृत साहित्य में किया गया है जो कहीं नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं कि और क्या कहा गया है। नरा कन्याश्च वृक्षान प्रति ममताशीला इता शाकुंतले नाटके वर्ण्यते। पुरुष और स्त्री मतलब पुरुष और कन्याएं वृक्षों के प्रति ममताशील होते थे, ऐसा शकुंतला नाटक में वर्णन किया गया है। शकुंतला वृक्षान जलेन तर्पयित्वैव स्वयं जलम पीवती। शकुंतला जो है वृक्षों को, अपने पौधों को जल देकर ही, जल पिलाकर ही स्वयं जल ग्रहण करती थी। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्मास्वपितेषु या। इसमें कहा गया है कि तुम सबों में जल डाले बिना जो प्रथम जल पीने का प्रयास नहीं करती। तुम सबों में जल डाले बिना मतलब तुम सब कौन है? यहाँ पर पौधे हैं। पौधों के बारे में कहा गया है कि तुम सबों में जल डाले बिना जो स्वयं जल पीने का प्रयास नहीं करती, ऐसी शकुंतला थी। शकुंतला नाटक में कहा गया है जो महाकवि कालिदास के द्वारा रचित नाटक है। बहुत ही सुंदर नाटक है और इसमें इतना सुंदर वर्णन किया गया है प्रकृति का। इसे जब भी कभी आप लोग को मौका मिले तो शकुंतला ज़रूर पढ़ें। संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही अच्छी महाकाव्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ना तज्जलम यन्न सुचारु पंकजम ना पंकजम यद लीन सटपदम। देखिए प्रकृति का कितना सुंदर यहाँ वर्णन किया गया है। ना तज्जलम यन्न सुचारु पंकजम ना पंकजम यद नील सटपदम। मतलब वो जल नहीं है जहाँ कमल ना हो, कमल ना खिले, और वो कमल नहीं है जहाँ जिस पे भौरे ना मंडराए। मतलब इतना सुंदर वर्णन है। वह जल नहीं है जहाँ अति सुंदर कमल नहीं है, और वह कमल नहीं है जहाँ 6 पैरों वाले भौरे नहीं हैं। मतलब यद नील सटपदम मतलब 6 पैरों वाले भौरे नहीं हैं। बसंते तो सर्वा प्रकृति शोभनतरा भवती। बसंत में तो सारी प्रकृति ही शोभायमान होती है, ऐसा कालिदास ने कहा है। ऐसा कालिदास ने कहा है। द्रुमा सुपुष्पा सलिलम सपद्मम सर्वम प्रिये चारुतरम बसंते। द्रुमा सुपुष्पा सलिलम सपद्मम सर्वम प्रिये चारुतरम बसंते। मतलब पेड़ जो हैं फूलों से भरे हुए हैं। कैसे हैं पेड़ बसंत के समय, बसंत के मौसम में वृक्ष जो है पुष्पयुक्त हो जाते हैं और जल जो है कमल के फूलों से भर जाती है। क्या आप लोग ऐसा देखे हैं? अभी तो आपको मतलब उतना पेड़ ही नहीं मिलता है शहर में कि आदमी देखेगा। ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा मिल भी जाता है, तो शहरी क्षेत्र में तो मिलता ही नहीं है। सिर्फ पार्क में आपको जाइएगा तो मिलेगा, पार्क वगैरह में। तो इस तरह से कहा गया है कि बसंत में वृक्ष पुष्पयुक्त हो जाते हैं और जल कमल के फूलों से भर जाता है।
इस प्रकार बसंत में सारी प्रकृति बहुत ही मनोहर हो जाती है। आगे कहा गया है, कालिदास पशूनाम कालिदास पशूनाम स्वाभाविक स्थिते निरूपणमेव करोति। कालिदास ने पशुओं के स्वाभाविक स्थिति का भी निरूपण किया है। कालिदास क्या कहते हैं पशुओं के बारे में? गाहन्ताम महिषा निपात सलिलम श्रृंगैर मुहुस ताडितम छायाबद्ध कदम्बम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्तु। फिर से मैं पढ़ती हूँ। गाहन्ताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगैर मुहुः ताडितम छाया बद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्तु। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसे हम लोग समझते हैं। डुबकी लगाते हुए भैंसों का समूह, महिषा गाहयन्ताम महिषा निपात सलिलम, मतलब डुबकी लगाते हुए भैंसों का जो समूह है तालाब के जल में सींगों से पुनः पुनः आरोलित हो रहा है। श्रृंगैर मुहुर ताडितम, मतलब आरोलित हो रहा है। और कदम्ब छायाबद्ध कदम्बम मृगकुलम, और कदम्ब की छाया में बैठा हुआ मृग समूह रोमंथ व्यस्तु, और मृग समूह क्या कर रहा है? तो वह समूह जो है जुगाली कर रहा है। देखिए कितना सुंदर वर्णन है। सरोवर में, तालाब में भैंसों का जो समूह है वो तालाब में जल में अपने सींगों को खूब आरोलित कर रहा है, और कदम्ब की छाया में मृग के समूह जो है बैठ के जुगाली कर रहे हैं। जुगाली करना मतलब क्या होता है? मुंह को बार बार चलाना, इसे जुगाली करना कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एवं प्राचीन भारतीय साहित्यकारा सर्वस्यापि वर्णनस्य स्वस्थां प्रति जागरूका अभवन्। इस तरह प्राचीन काल के साहित्यकार जो थे सभी पर्यावरण की स्वस्थता के प्रति जागरूक थे। कुत्रापि प्रकृति असंतुलनम ना भवेत्, और कहीं भी प्रकृति में असंतुलन नहीं हो। इति प्रयासशीला आसन, और वे इस तरह से ही प्रयासशील थे। मतलब हमारे साहित्यकार, संस्कृत के साहित्यकार भी ऐसे थे कि वो पर्यावरण को असंतुलित नहीं करते थे, क्योंकि जब लोग पढ़ेंगे तभी तो जागरूक होंगे, और जब जागरूक होंगे तभी हमारी प्रकृति संतुलित रहेगी। हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग बहुत सेल्फिश हो गए, बहुत स्वार्थी हो गए। हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हाँ अब यहाँ पर पेड़ काट के हम यहाँ घर बना लें, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि मेरी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। तो हमें अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना पड़ेगा, पर्यावरण को संतुलित रखना पड़ेगा, और इसके लिए वृक्ष लगाना होगा। वृक्ष लगा के हम लोग तभी पर्यावरण को संतुलित कर पाएंगे। प्रदूषण को कंट्रोल करना होगा, कहीं पर भी गंदगी ना लगाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कृत्रिम चीज़ों का उपयोग ना करें, जैसे पॉलीथीन वगैरह जो है, ये सब कृत्रिम चीज़ें हैं जिससे जो कभी ख़त्म ना होती है, और जिसके कारण आए दिन देखिएगा आप इधर उधर बिखरा चलता है पॉलीथीन रोड सड़क पे, जिसके कारण हर जगह मिट्टी में खेत में जो मिट्टी है उसमें भी पॉलीथीन मिल जाने के कारण आज जो अन्न उपज रहे हैं वो भी शुद्ध ना ही हो रहे हैं, और इसके कारण हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, और हम लोग का जो पैसा है वो डॉक्टर के यहाँ जा रहा है, दवा में जा रहा है। तो हम लोग अपने ऊपर ध्यान दें, और ये चैप्टर जो है हमको पर्यावरण के प्रति बहुत ही जागरूक करता है, और हम लोग सभी पर्यावरण के प्रति जागरूक हो, और अच्छे से इसे पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और समझें। और ये जो चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। आप पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, और तभी आप पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे। जागरूक होना तो है ही, लेकिन
एग्ज़ाम में भी तो पास होना है, इसलिए पढ़ना भी तो ज़रूरी है। अगर आप सोचिए कि मैडम बेकार भाषण दे रही हैं, तो मैं भाषण नहीं दे रही हूँ, इसे आपको समझना पड़ेगा, पर्यावरण के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।